सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है आज हमारी हिंदी कक्षा में। कक्षा 4 मैथिली हिंदी की पाठ्य पुस्तक का पाठ 7 एक पत्र पुत्री के नाम हम आज पढ़ने वाले हैं। आप सभी को पता चलेगा कि एक पत्र पुत्री के नाम किसने लिखा और इसके लेखक कौन है और उस पत्र में क्या लिखा गया था। एक पत्र पुत्री के नाम पाठ 7। बेटी इंदिरा कि हमें पता चल रहा है कि यह पत्र एक अपनी बेटी इंदिरा को लिखा गया है। किसने लिखा है ये पत्र, पढ़ते हैं कि इसमें क्या लिखा गया है। मैं आज तुम्हें प्राचीन काल की सभ्यता का कुछ हाल बताता हूँ कि पुराने समय के बारे में कुछ वो बताना चाह रहे हैं, लेकिन इसके पहले हमें यह समझ लेना चाहिए कि सभ्यता का अर्थ क्या होता है। कोश में इसका अर्थ, कोश मतलब डिक्शनरी जो होती है जिसमें आपको सभी शब्दों के अर्थ बताए जाते हैं, उसमें इसका अर्थ है अच्छा करना, सुधारना, जंगली आदतों को की जगह जो अच्छी आदतें हैं उनको पैदा करना। सभ्यता का अर्थ कोश में दिया गया है और इसका व्यवहार किसी समाज या जाति के लिए ही किया जाता है। आदमी की जंगली दशा को जब वह बिल्कुल जानवरों का होता है बर्बरता कहते हैं। जब वो बिल्कुल जानवरों जैसा व्यवहार करता है जब किसी के साथ में, तो उसे बर्बरता कहा जाता है। सभ्यता बिल्कुल उसकी उल्टी चीज़ होती है, यानी कि बर्बरता का जो विलोम है वो क्या है, सभ्यता। सभ्यता उसके बिल्कुल उलट है। हम बर्बरता से जितना ही दूर जाते हैं उतना ही सभ्य होते जाते हैं। यानी अगर हम जंगली से अच्छा व्यक्ति बनना चाहते हैं तो हम एक सभ्य पुरुष बनते हैं, सभ्य इंसान बनते हैं, सभ्य व्यक्ति बनते हैं। लेकिन हमें यह कैसे मालूम हो कि कोई समाज जंगली है या सभ्य। यूरोप के बहुत से आदमी समझते हैं कि हम सभी सभ्य हैं और एशिया वाले जंगली। क्या इसका अर्थ ये है कि यूरोप वाले एशिया और अफ्रीका वालों से ज़्यादा कपड़े पहनते हैं? कपड़े पहनना ही सभ्य व्यक्ति की निशानी नहीं होता, लेकिन कपड़े तो जलवायु पर निर्भर हैं। जलवायु पर अर्थात मौसम पर निर्भर करते हैं कि वो किस प्रकार के कपड़े पहनेगा। ठंडे देश में लोग गर्म देश वालों से ज़्यादा कपड़े पहनते हैं। तो इसका अर्थ ये थोड़ी है कि जिसके पास बंदूक है वह निहत्थे आदमी से ज़्यादा मजबूत है और इसलिए ज़्यादा सभ्य। इसका कहने का मतलब है कि अगर ठंडे प्रदेश में अधिक कपड़े पहने जा रहे हैं तो इसका मतलब वह देश अधिक क्या है, सभ्य माना जाएगा। नहीं, बल्कि सभ्य वो अपने व्यवहार से होता है, चाहे वह ज़्यादा सभ्य हो या न हो। कमज़ोर आदमी उससे यह नहीं कह सकता कि आप सभ्य नहीं हैं। कहीं मजबूत आदमी झल्लाकर उसे गोली मार दे तो बेचारा क्या करेगा। कहने का मतलब है कि एक इंसान जिसके पास बंदूक है, जिसने अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, वह सभ्य पुरुष नहीं हो जाता। एक निहत्था व्यक्ति भी सभ्य कहला सकता है। तुम्हें मालूम है कि कई साल पहले एक बड़ी लड़ाई हुई थी। दुनिया में बहुत से देश उसमें सम्मिलित हुए और हर एक आदमी दूसरी ओर से ज़्यादा आदमियों को मार डालने की कोशिश कर रहा था। अंग्रेज़ जर्मनी वालों के खून के प्यासे थे और जर्मनी वाले अंग्रेज़ों के खून के। इस लड़ाई में लाखों आदमी मारे गए। इससे पता चल रहा है कि दो देशों के बीच में जो है वो लड़ाई हुई है। देखिए जिस तरह से लड़ाई हुई है, कहाँ कौन से देश के बीच में। अंग्रेज़ जो है वो जर्मनी वालों से लड़ने की कोशिश में थे और जर्मनी वाले अंग्रेज़ों से। हज़ारों के अंग भंग हो गए, कोई अंधा हो गया, कोई लूला, कोई लंगड़ा इस लड़ाई के दौरान। तुमने फ्रांस और दूसरी जगह भी ऐसे बहुत सारे लड़ाई के जख्मी देखे होंगे। पेरिस की सुरंग वाली गाड़ी में, जिसे मेट्रो कहते हैं, उसके लिए खास जगह हैं। क्या तुम समझती हो कि इस तरह अपने भाइयों को मारना सभ्यता है और समझदारी की बात है। दो आदमी गलियों में लड़ने लगते हैं तो पुलिस वाले उनके बीच बचाव करवा देते हैं और लोग समझते हैं कि ये दोनों कितने बेवकूफ़ हैं। जब दो बड़े बड़े देश आपस में लड़ने लगें और हज़ारों लाखों आदमियों को मार डालें तो वह कितनी बड़ी बेवकूफ़ी या पागलपन है। जब दो बच्चे या दो लोग ही लड़ते हैं तब हम समझते हैं कि वो क्यों लड़ रहे हैं, उन्हें लड़ना नहीं चाहिए, लड़ना अच्छी बात नहीं होती है। लेकिन जब दो ही देश आपस में लड़ पड़ते हैं जिसमें लाखों लोगों की जान का नुकसान होता है तो वो कितनी ज़्यादा बड़ी बेवकूफ़ी की बात होती है, कहना चाह रहे हैं वो। ठीक वैसा ही जैसे दो जंगली जंगल में लड़ रहे हों। अगर असभ्य आदमी जंगली कहे जा सकते हैं तो वे मूर्ख कितने जंगली हैं जो इस तरह लड़ते हैं। अगर इस दृष्टि से तुम मामले को देखो तो तुरंत कहोगी कि इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस, इटली और बहुत से दूसरे देश जिन्होंने इतनी मार काट की ज़रा भी सभ्य नहीं है। फिर भी तुम जानती हो
कि इन देशों में कितनी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं और वहाँ कितने अच्छे अच्छे आदमी रहते हैं। अब तुम कहोगी कि सभ्यता का अर्थ समझना आसान नहीं है। यह बहुत ही मुश्किल मामला है। अच्छी अच्छी इमारतें, अच्छी अच्छी तस्वीरें और किताबें और तरह तरह की दूसरी और सुंदर वस्तुएं अवश्य ही सभ्यता की पहचान है। भला आदमी जो स्वार्थी नहीं है और सबकी भलाई के लिए दूसरों के साथ मिलकर काम करता है, सभ्यता की सबसे बड़ी पहचान होती है। मिलकर काम करना अकेले काम करने से अच्छा है और सबकी भलाई के लिए एक साथ मिलकर काम करना सबसे अच्छी बात है। तुम्हारे पिता। इस पत्र में अपनी बेटी इंदिरा को जवाहरलाल नेहरू जी ने सिर्फ यही बताने का प्रयास किया है कि एक सभ्य व्यक्ति कौन होता है, एक सभ्य व्यक्ति की क्या गुण होते हैं, एक सभ्य व्यक्ति की पहचान कैसे की जा सकती है। एक सभ्य व्यक्ति वही व्यक्ति है जो अपने स्वार्थ के लिए किस काम नहीं करता बल्कि सबकी भलाई के लिए कार्यरत रहता है। अपने व्यवहार से जब वो दूसरों का दिल जीत लेता है तो उसे हम सभ्य व्यक्ति मानते हैं, जो मिलकर काम करने में विश्वास रखता है। सभी बच्चे इसके शब्दार्थ देखेंगे। प्राचीन काल, बहुत पहले का समय। बर्बरता, जंगलीपन। निहत्ता, जो बिना हथियार के हो। सम्मिलित, एक साथ मिलकर, साथ साथ चलना। अंग भंग हो जाना, किसी अंग का शरीर से अलग हो जाना। आप सभी बच्चे इनके शब्दार्थ भी लिखेंगे और क्या करना है, आप सबने इस पत्र को दोबारा से पढ़ना है। धन्यवाद।